तो आइए आज के क्लास में हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9th का 5वां चैप्टर और विषय हमारा है हिंदी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते हैं और सबसे पहले चैप्टर के शुरुआत में हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं, जिस लेखक ने इस पाठ को लिखा है। उसके बाद हम चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं, मतलब लाइन बाय लाइन उसे रीडिंग लगाकर पढ़ते हैं और उसके बाद से अंत में हम लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेखक का परिचय जानते हैं। पाठ का नाम है भारतीय चित्रपट, मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, और इसके लेखक का नाम है अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर जी इसके लेखक हैं। जैसा कि आप उनका नीचे ये चित्र देख सकते हैं, आपकी किताब में भी इनका चित्र दिया होगा। तो ये हमारे पाठ का नाम, चलिए सबसे पहले पाठ का नाम समझ लीजिए। भारतीय चित्रपट, चित्रपट मतलब होता है फिल्म। जो हम लोग फिल्म देखते हैं तो फिल्म के बारे में पढ़ना है कि सबसे पहले फिल्म की शुरुआत किसने, कब, कहाँ, कैसे हुई। इन सब के बारे में अमृतलाल नागर जी बताएंगे हमें इस पाठ में। मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। मुख्य फिल्म मतलब होता है वैसी फिल्म जिसमें सीन तो दिखता हो लेकिन आवाज़ नहीं हो। आपको ये जानना चाहिए कि जब स्टार्टिंग में फिल्म बनना शुरू हुआ था तो उस समय उसमें आवाज़ नहीं होते थे, केवल एक तरह से मतलब लोग दिखाई देते थे, कोई कहानी नहीं होती थी, केवल लोग दिखाई देते थे, चित्र दिखता था लेकिन कोई उसमें बोलता नहीं था। आज जो फिल्म बनती है उसमें कहानी होती है और कहानी के साथ साथ उसमें आवाज़ भी होता है, क्योंकि शुरुआत में लोग केवल चित्र देखकर ही खुश हो जाते थे। अभी आप लोगों को ये फीलिंग इसलिए नहीं आ रही है कि आप 21वीं सदी में जन्म लिए हैं। आप उस सदी में जन्म लिए हैं जब सारा चीज़ आपके सामने वो दिख रहा है कि कैसे कोई फिल्म चलता है, कोई कहानी चलती है, उसमें हीरो हीरोइन बोलते हैं। आपने वो फिल्म नहीं देखा है जिसमें साइलेंट लोग रहते हैं, बिल्कुल चुप, फ़ोटो खींचकर, जैसे आप लोग क्लास में बैठे थे इसका वीडियो बन गया, बाहर रोड पे कुछ लोग जा रहे हैं उसका वीडियो बन गया, नदी में कोई नाव खे रहा है उसका वीडियो बन गया, लेकिन आवाज़ उसमें, और उसी को चलाया जाता था। लोग खूब देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि लोगों के सामने वह पहली मतलब सामने आने वाली पहली इच्छा, मतलब क्या कह सकते हैं इसको, कि जीवन में पहली बार पर्दे पर वो लोगों को देख रहे थे। आपके जीवन में भी अगर पहली बार कोई ऐसी घटना घटती है जो आज तक नहीं हुई है, उस चीज़ को देखने में आदमी इंटरेस्टेड होता है, बड़े चाव से उसको देखता है। जैसे कि जब 4G आया, 4G जानते हैं ना आप लोग, जब 4G आया तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि फ्री में 4G चल रहा है, क्योंकि जियो कंपनी ने जब लॉन्च किया 4G तो करीब करीब 1 साल तक फ्री चला था। फ्री में बात हो रहा था, फ्री में इंटरनेट चल रहा था, और वो भी किस है, तेज इंटरनेट। तेज इंटरनेट के साथ साथ फ्री में चल रहा था, किसी को ये विश्वास नहीं हो रहा था। 1 GB इंटरनेट रिचार्ज कराने के लिए 3G में 300 से 400 रुपया लगता था 1 GB के लिए। और जब लोगों को ये पता चला कि भाई अनलिमिटेड GB, जितना मन करे उतना चलाओ फ्री में, विश्वास होगा? नहीं होगा। उसी तरह जब पहली बार लोगों के सामने ये बातें रखी गई, अरे लोग ना दीवार पर चलते हैं, पर्दे पर चलते हैं, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई दीवार पे आदमी चलता है, पर्दा पे आदमी चलता है। क्योंकि आप लोग प्रोजेक्टर देखे होंगे, प्रोजेक्टर किसी पर्दे पर ही दिखाया जाता है। वाइट कलर का कोई पर्दा होता है या दीवार भी वाइट कलर का हो तो उस पर दिखा दिया जाता है। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। केवल उसको विश्वास को सही में देखने के लिए लोग टिकट कराते थे, जाकर देखते थे, अरे इसमें तो आदमी चल रहा है यार, फिल्म से क्या मतलब था। धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा। लोग जो इसका बिजनेस कर रहे थे, जो फिल्म चला रहे थे, उनको लगा कि भाई ये अगर बिजनेस किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तब लोगों ने कहानी बनाना शुरू किया, तब लोग उसमें आवाज़ देना शुरू किए थे।
तो वही चैप्टर का नाम है मुख फिल्मों से सवाक फिल्म तक, मतलब चुप वाले फिल्म से लेकर बोलने वाली फिल्म तक। तो आज जो फिल्म आती है उसमें क्या होता है? बोलना होता है भाई, आवाज़ होता है ना। बिना आवाज़ के कोई फिल्म होता है? आवाज़ कट जाए कोई देखेगा? कोई नहीं देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले लेखक का परिचय, उसके बाद पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। अमृतलाल नागर का जन्म आगरा जिला के गोकुलपुरा में 17 अगस्त 1916 को हुआ। आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि जो अमृतलाल नागर जी हैं उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे 17 अगस्त 1916 को आगरा जिला के गोकुलपुरा गांव में। गांव का नाम क्या है? गोकुलपुरा। और जिला का नाम है आगरा। और आगरा किस राज्य में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। किस में पड़ता है जी? और आगरा किस चीज़ के लिए फेमस है? ताजमहल के लिए। किसके लिए? ताजमहल के लिए। क्योंकि ताजमहल कहाँ है? जिसको शाहजहां ने बनवाया था, आप लोग पिछले क्लास में जरूर पढ़े होंगे। गोकुलपुरा उनका ननिहाल था। वे मूलतः गुजराती थे, मतलब इनका घर था गुजरात में। कहाँ घर था जी? गुजरात में। लेकिन इनके नानी का घर का अर्थ होता है ममहर, उसको ननिहाल बोलते हैं। ममहर था उत्तर प्रदेश आगरा में। तो ये अपने नानी के घर पे रहते थे। कहाँ रहते थे? नानी के घर पे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरू से ही अपने मामा के घर रह जाते हैं। उनके पितामह मतलब होता है बाबूजी के बाबूजी, मतलब बाबा, दादाजी। समझ रहे हैं ना? पंडित शिवराम नागर 1895 ईस्वी में लखनऊ वासी हो गए थे। 1895 में ही इनके जो दादाजी थे वो कहाँ निवास करने लगे थे? लखनऊ में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। जब नागर जी 19 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। यानी 19 साल का जब इनका उम्र था उस टाइम में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अर्थोपार्जन, यहाँ पे एक शब्द को समझिएगा। अर्थोपार्जन क्या होता है? ये अर्थोपार्जन, अर्थ मतलब होता है धन। अर्थ मतलब क्या होता है? और पार्जन मतलब होता है धन कमाना। धन कमाना। धन कमाने की व्यवस्था के कारण उनकी विधिवत शिक्षा हाई स्कूल तक ही हुई। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये मैट्रिक तक पढ़े। कहाँ तक पढ़े जी? मतलब अच्छे से ये मैट्रिक तक पढ़े थे, क्योंकि 16-17 साल एज तक लोग मैट्रिक ही करते हैं। किंतु निरंतर स्व अध्याय द्वारा साहित्य, इतिहास, पुराण, पुरातत्व, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान आदि विषयों पर तथा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, बंगला आदि भाषाओं पर अधिकार हुआ। एक छोटी सी नौकरी के बाद कुछ समय तक मुक्त लेखन एवं हास्य रस के प्रसिद्ध पत्र चकलस के संपादन के अनंतर 1940 से 1947 तक कोल्हापुर, मुंबई एवं चेन्नई के फिल्म क्षेत्र में लेखन कार्य किया। इनके पिताजी की जब मृत्यु हो गई तो ये मैट्रिक तक तो पढ़ लिए, लेकिन मैट्रिक के बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और अपने मन से पढ़ाई करते रहे, कथा कहानी ये सब जानते रहे। और कई पत्रकार आप लोग समझते हैं ना, जो मीडिया होता है, अखबार वाले काम करते हैं, ये अखबार में काम करना शुरू कर दिए। क्योंकि भाई किसी का भी परिवार हो, चाहे कैसा भी हो, कमाना तो सबको पड़ता है। क्योंकि परिवार चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। भोजन से लेकर हर एक काम के लिए पैसे के बिना कोई काम हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। 1953 से 1956 तक वे आकाशवाणी रेडियो कहते हैं। किसको कहते हैं? ये रेडियो में भी काम किए हैं। लखनऊ में ड्रामा प्रोड्यूसर के पद पर रहे। तदुपरांत मतलब होता है उसके बाद वे स्वतंत्र लेखन करते रहे और हिंदी साहित्य में अपनी स्थायी पहचान बनाई। हिंदी साहित्य में नागर जी की पहचान एक श्रेष्ठ कथाकार के रूप में तो है ही, साथ ही नाटक, रिपोर्टाज, निबंध, संस्मरण, अनुवाद, बाल साहित्य आदि के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। अब इन्होंने क्या क्या लिखा है, जैसे कल ही बताए थे आप लोगों को कि कृति मतलब क्या होता है। तो कृति मतलब होता है कि जो भी इन्होंने अपने जीवन में जो जो कविताएं कहानियां लिखी उसको क्या कहा जाएगा, कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कृति। कृति मतलब होता है किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब इन्होंने उपन्यास लिखा है, कल उपन्यास के बारे में बताए थे आप लोगों को। जो धारावाहिक सीरियल आप लोग देखते हैं उसको क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। उपन्यास, पहला उपन्यास है इनका महाकाल, दूसरा है सेठ बाकेलाल, तीसरा है बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस आदि। कहानी एवं रेखा चित्र, तो कहानी और रेखा चित्र है वाटिका, अवशेष, नवाबी मसनद, तुलाराम शास्त्री, आदमी नहीं नहीं, एक दिल हजार दास्तान, पांचवा दास्तान एवं और अन्य 7 कहानियाँ। रिपोर्टाज एवं संस्मरण लिखते हैं गदर के फूल, ये कोठेवालियाँ आदि। अनुवाद इन्होंने लिखा है, अनुवाद समझ रहे हैं ना। अनुवाद का अर्थ होता है कि मान लीजिए कोई इंग्लिश में बुक है और उसको हिंदी में लिख दिया गया तो उसी को क्या कहते हैं, अनुवाद। अनुवाद को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांसलेशन। जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते होंगे ट्रांसलेशन, हिंदी में दे दिया जाएगा आपको, उसको इंग्लिश में लिखना है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, और हिंदी में अनुवाद। तो अनुवाद इन्होंने लिखा है बिसाती, प्रेम की प्यास, आंखों देखा गदर आदि। निबंध, इन्होंने एक निबंध लिखा है फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कारण क्या है कि जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं ना, मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, ये इसी निबंध से लिया गया है। क्वेश्चन पूछ देता है कि भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक पाठ जो है किस निबंध से लिया गया है, तो आप कहेंगे फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। इन्होंने बाल साहित्य, बाल साहित्य मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए किताब कौन कौन सी लिखी है, तो एक है नटखट चाची, निंदिया आजा, बजरंगी नौरंगी, बाल महाभारत आदि। नागर जी को बूंद और समुद्र पर काशी नागरी प्रचारिणी सभा का बटुक प्रसाद पुरस्कार, इनको कौन सा पुरस्कार मिला है जी, बटुक प्रसाद पुरस्कार। सुहाग के नुपुर पर उत्तर प्रदेश शासन का प्रेमचंद पुरस्कार, अमृत और विष पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। मतलब 4 पुरस्कार इनको मिला हुआ है, एक बटुक प्रसाद पुरस्कार, दूसरा प्रेमचंद्र पुरस्कार, तीसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार और चौथा सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार। ये 4 पुरस्कार इनको मिले हुए हैं, ठीक है ना। आगे है, नागर जी किसी दृष्टि या वाद को जस का तस नहीं लेते, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभवों की कसौटी पर विचारों को कसते हैं। उनकी कसौटी मूलतः भारतीय जन की कसौटी है। अंधश्रद्धा को काटने के लिए वो छक्कों का प्रयोग अवश्य करते हैं, किंतु तर्कों के कारण अनुभवों को नहीं जुटलाते। नागर जी किस्सा गोई में माहिर हैं। उनकी जिंदा दिली और विनोद वृत्ति उनकी कृतियों को कभी विषादपूर्ण नहीं बनने देती। अंतिम पैराग्राफ है, प्रस्तुत निबंध भारतीय चित्रपट मूक से सवाक फिल्मों तक। देखिए, आपसे इस तरह भी प्रश्न किए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक क्या है, निबंध है कि कहानी है, उपन्यास है कि क्या है। मतलब आपसे ऐसे ऑप्शन दे देगा तो याद रखिएगा ये निबंध है। क्या है, देख लीजिए शुरू में ही लिखा है प्रस्तुत निबंध। क्या है ये, कल जो हम लोग पढ़े थे वो कहानी था, लाल पान की बेगम क्या था, और ये क्या है, जैसे गाय पर भैंस पर निबंध नहीं आता है दीपावली पर, उसी तरह ये निबंध है। उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे से लिया गया है। मैंने पहले ही बता दिया है ये निबंध कहाँ से लिया गया है, फिल्म क्षेत्रे रंग क्षेत्रे। इस निबंध में नागर जी ने हिंदी सिनेमा के मुख से सवाक होने तक की यात्रा को दिलचस्प और विश्वसनीय तरीके से पाठकों के सामने रखा है। तो ये हमारा हो गया लेखक का परिचय। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ कि पाठ में इन्होंने क्या लिखा है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा पाठ है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ का नाम भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक। इसका अर्थ समझ लेना आप लोग। मुख्य मतलब होता है चुप और सवाक मतलब होता है बोलना। तो चुप फिल्म से बोलने वाली फिल्म तक।
19वीं और 20वीं शताब्दियों ने दुनिया को ऐसे ऐसे करिश्मे दिखलाए कि लोग बस दांतों तले उंगली दबा दबा के ही रह गए। आंखें अचंभे से फट पड़ी। गपोड़ियों की गप्पों का बाजार ठप पड़ गया, क्योंकि वे लोग जो झूठ बयान करते थे वह देर सवेर साइंस का करिश्मा बनकर सच साबित हो जाता था। देखिए यहाँ पे लेखक कहते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी, 19वीं का अर्थ हुआ 1800 ईस्वी और 20वीं शताब्दी का अर्थ हुआ 1900 ईस्वी। मैंने उस दिन भी बताया था, एक कम कर दिया जाता है। 1800 ईस्वी और 1900 ईस्वी में वैज्ञानिकों ने नए नए चीज़ों का इतना ना खोज किया कि लोगों का मतलब विश्वास नहीं हो रहा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है। आंखें चौंधिया गई, आंखें खुली की खुली रह गई और गपोड़ियों का जो बाजार था वो ठप पड़ गया। गपोड़ी मतलब होता है वैसे लोग जो किसी बात पर जल्दी विश्वास ना करें। जैसे आपने कहा, अरे मैंने देखा है हवाई जहाज, एक लोहा का मशीन है, हवा में उड़ रहा है। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं वो कहेंगे चल रहा है था, ढेर ना बाना जला, झूठ उतने बोले के जितना हम बुझा जाओ। लोग बताते हैं कि मेरे गांव में एक आदमी बम्बई से कमा कर आया था बहुत पहले, और आके वो बोला ऐसे ही कि हम लोहा का उड़त देखनी है। ओकरा हवाई जहाज कहल जाता है। काहे कि सबसे पहले कोनो चीज़ आवेला तो पहले महानगर में आवेला और धीरे धीरे शहर में आवेला। तो कहले लोग कि एगो किनौराले बूढ़े मर्दाना है, वो बेचारा के 2-3 लाठी कस दिले खीस में आके। आ पहले के बूढ़ लोग बड़ा लाठी रखत रहे, तो 2-3 लाठी मरले बस वही जो बेहोश हो गई। पानी में छीट के उनके उठावल गई, कहत रहे मरल का है। तो हमारे लगा के तो झूठ बोलता रहे, हमने के नहीं सब पढ़ल लिखल तो हमने के बुर्बक हुए रहे। लोहा कहीं उड़ेला, ले तो रोड उड़ाओ, तो एकरा के उड़ाओ जल्दी, हेत्ते बड़ा लोहा उड़ता। मतलब उन लोगों को विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। बाद में लोगों ने जाना कि नहीं, हवाई जहाज उड़ता है और लोहा का बनता है, तब लोग लगे हो गया तो हो काम बात सही है। पहली बार लोगों को विश्वास जल्दी किसी चीज़ पे होता नहीं। ऐसे आप लोगों से कोई आके कह दे हम देखनी है कि अंकिता हवा मुड़ो तर लिए ही नहीं, विश्वास हो ही? कुछ भी हो सकता है भाई, दुनिया में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले तो विश्वास नहीं होगा कि बैठ ऐसे हो ही नहीं कर सकता। चाहे कह दे कि एगो आदमी जन्म ले 20 गो मुड़ी बा, ये सब के विश्वास करी? तो वही चीज़ है कि गपोड़ी मतलब होता है वे लोग जो बिना काम का गप हाँकते हैं, विश्वास जल्दी किसी पे ना करें। अब खोज किसकी हुई थी? गैस की रोशनी। आप लोग आज के टाइम में देखिए मटकोर होता है, मटकोर समझते हैं ना? तो उसमें देखिएगा लोग गैस लेके जाता है, वो जलता है फिलामेंट वाला। आजकल तो लोग मोबाइले से बार देते हैं, इतना ना कि अजूर हो जाता है। पहले रहा कि गैस में देख ले, गैस वाला लोग लेके जाए जरूरत रही, मटकोर उटकोर में लोग ले जाए। तो गैस की रोशनी, बिजली का चमत्कार। 18वीं 19वीं शताब्दी में लाइट आया था, ऐसे 200 साल से ये बिजली चल रहा है। हम लोग के यहाँ बाद में आया, अंग्रेज लोग पहले ला लिया था इसे। टेलीग्राम, टेलीग्राम मतलब होता है ना, इसको हम लोग फैक्स कहते हैं। मतलब कि कोई चिट्ठी है और इसको, इस चिट्ठी को कहीं दूसरे जगह भेजना है जल्दी, उसको कहते हैं टेलीग्राम। क्या कहते हैं? टेलीग्राम। टेलीफोन मतलब समझ रहे हैं ना, मोबाइल, मोबाइल का ज़माना आ गया। रेल आ गया, मोटर, मोटर मतलब हो गया गाड़ी 4 चक्का, वगैरह वगैरह, जो पहले किसी ने न देखे न सुने तक न थे, जिंदगी की असलियत बनकर हमारे सामने आ गए थे। सिनेमा का आविष्कार भी 19वीं सदी के बीतते न बीतते जादू बनकर जमाने के लिए सिर पर चढ़कर बोलने लगा। 6 जुलाई सन 1896 का दिन हिंदुस्तान और खासकर बम्बई के लिए एक अनोखा दिन था, जब पहली बार भारत में सिनेमा दिखलाया गया। इस लाइन को याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में सिनेमा यानी फिल्म कब दिखाया गया था? तो 6 जुलाई 1896 बम्बई में। कहाँ दिखाया गया था बाबू? आज उसको मुंबई कहा जाता है, पहले उसको बम्बई कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था? बम्बई। आज क्या कहा जाता है? मुंबई। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे
कि पहली बार फिल्म कब और कहां दिखाई गई, तो कहेंगे 6 जुलाई 1896 को बम्बई में। मुंबई मत लिखिएगा, क्या लिखिएगा? क्योंकि जबकि ये बात हो रही उस समय उसका नाम क्या था? बम्बई था। अभी मुंबई की बात हो रही है। आगे है, अखबारों में विज्ञापन निकला कि जिंदा तिलस्मात देखिए, फोटोएं आपको चलती फिरते दौड़ती दिखलाई देंगी, टिकट 1 रुपया। अब जगह जगह प्रचार होने लगा, 1 रुपया टिकट, 1 रुपया टिकट। देखिए जिंदा आदमी उसमें चल रहा है पर्दा पर, आइए आप लोग देखिए, उसमें एकदम लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। क्योंकि कहानी पहले ही बता दी है, कहानी पहले नहीं बना था। पहले क्या बना था? केवल किसी तरह पिक्चर बना बना के उसमें दिखाया जाता था कि आदमी चल रहा है उसमें। टिकट कितना रुपया था? 1 रुपया। इस विज्ञापन ने बंबई की जनता में तहलका मचा दिया। बंबई में आज जहां प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम की इमारत और पास ही चौराहे पर काले घोड़े की मूर्ति खड़ी है, उसके आस ही पास किसी जगह उस जमाने का वाटसन होटल था। कौन सा होटल था? वाटसन होटल था। वहीं पर भारत का पहले सिने प्रदर्शन हुआ। फ्रांस के ल्यूमियर ब्रदर्स के एजेंट 19वीं सदी के इस जिंदा तिलस्मात को दिखलाने के लिए भारत में लाए थे। देखिए, सबसे पहले जो प्रोजेक्टर होता है ना, उस प्रोजेक्टर को फ्रांस से लाया गया था। कहाँ से लाया गया था? फ्रांस। जिस तरह हमारे देश का नाम भारत है, उसी तरह एक हमारा यूरोप में देश है फ्रांस। तो वहाँ से ल्यूमियर ब्रदर्स नाम के 2 भाइयों ने यहाँ पे प्रोजेक्टर लाकर फिल्म दिखाना शुरू किया था। फ्रांस में 1 साल पहले इस तमाशे का श्री गणेश हो चुका था। श्री गणेश आप लोग समझते हैं, माने शुरुआत हो चुका था। मतलब हम लोग यहाँ जब आए ना, उसके 1 साल पहले ही फ्रांस में ये चल चुका था फिल्म। अमेरिका में कुछ ही महीनों पहले इस तमाशे को दिखलाया गया था, लेकिन उस समय सिनेमा आज की तरह किसी कहानी पर आधारित नहीं होता था। मैंने पहले ही बताया कि उस समय कहानी नहीं होता था फिल्म में, केवल पिक्चर बना बना के डाल दिया जाता था। आज जो भी फिल्म बनता है उसमें क्या होता है? कहानी होता है। छोटी छोटी तस्वीरें थी, किसी में समुद्र स्थान के दृश्य दिखलाए गए और किसी में कारखाने से छूटते हुए मजदूरों का दृश्य। मतलब उसमें क्या दिखाया था कि समुद्र में कुछ लोग नहा रहे हैं, कारखाना से मजदूर लोग काम करके आ रहा है, उसका वीडियो बना लिए। इसी तरह के वीडियो बनाए जाते थे। ऐसे ही जीवन की हल्की फुल्की झांकियां देखकर लोग बाग बड़े खुश हो जाते थे। उन्हें सचमुच इस बात पर बड़ा ही अचंभा हो जाया करता था कि तस्वीरें भी चलती फिरती और नाचती है। मतलब लोगों को गजब लगता था कि आदमी मतलब कैसे तस्वीर कैसे फोटो नाचता है, डोलता है, सब काम करता है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। उनमें तरह तरह के करिश्मे दिखलाए जा सकते हैं, लेकिन यह तो शुरुआत थी। यह क्या थी जी? शुरुआत थी। जब बंबई की जनता को फिल्म का चस्का लग गया, तब उस दिशा में कामकाज भी शुरू हो गया। अब धीरे धीरे लोगों को फिल्म देखने का चस्का लग गया। चस्का समझते हैं? मतलब लोगों को आदत लग गया देखने का। तो आज देखिए वो आदत कितना बड़ा हो गया है कि शायद इस धरती पर कोई इंसान जन्म लिया होगा जो फिल्म कभी ना देखा हो। कोई इस क्लास में है जो आज तक कोई फिल्म ना देखा हो, टीवी ना देखा हो? सबको देखा होगा, रोज देखता होगा बहुत लोग। समझ रहे हैं बात को? अब मोबाइल के ज़माने में कोई ना देखे, अगर ऐसा कोई कहता है तो समझो धरती का सबसे झूठा इंसान है वो। एक विलायती कंपनियां, विलायती कंपनी मतलब होता है विदेश की कंपनी। एक विलायती कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और कैमरे वहां ले आई। प्रोजेक्टर देखे हैं? प्रोजेक्टर अपने शादी विवाह में खासकर लोग चलाता है, लेकिन अब वो सब बंद हो गया। उतना एक पिछला 2-4 साल पहले खूब चला था ये। और 1897 में पहली बार बंबई की जनता को रू पहले पर्दे पर कुछ भारतीय दृश्य देखने को मिले। 1896 में तो पहली बार चला था, लेकिन 1 साल बाद 1897 में भारत के लोगों का फोटो बना था। कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करके, पहले कैमरा ऐसे आता था, अभी क्या है कि मोबाइल से कैमरा हो जाता है। पहले ऐसे 2 मुंह वाला कैमरा आता था और चारों तरफ भारत के लोगों का वीडियो बना बना कर लोगों को दिखाया जाने लगा। लोगों को और ज़्यादा खुशी होना, भाई हमारे देश के लोग भी उसमें चलते हैं। पहले तो अंग्रेज अपना दिखाए थे, बाद में यहाँ के लोगों को दिखाने लगे। बंबई की नारली पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार। बंबई में रक्षाबंधन को नारली पूर्णिमा कहते हैं और पूर्णिमा के दिन पड़ता है
रक्षाबंधन। दिल्ली के लाल किला कहाँ है जी? दिल्ली में। और अशोक की लाट वगैरह के चंद दृश्यों की झलक के साथ साथ लखनऊ में इमामबाड़े वीरू पहले पर्दे पर चमके। मतलब कि फेमस जो जगह था ना, जैसे ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, इन लोगों का फोटो वीडियो बना कर लोगों को दिखाया जाता था। ये देखिए लाल किला, गजब लाल किला। यहाँ अच्छा, आप लोग दिल्ली सब कोई थोड़े ना गए होंगे, सब कोई जाके लाल किला थोड़े ना देखे होंगे, लेकिन मोबाइल पे सर्च कीजिए लाल किला, तुरंत सारा चला आएगा। यहीं से आप लाल किला का दर्शन कर लीजिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब फिल्म के कारण हुआ है। बम्बई के अलावा कोलकाता में भी मिस्टर स्टीवेंसन नाम के एक अंग्रेज सज्जन ने स्टार थिएटर की स्थापना करके फिल्मी धंधे को बढ़ाना शुरू किया। और उसी टाइम में बम्बई में तो लोग फिल्म बनाना शुरू कर रहे थे, कोलकाता में एक अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था मिस्टर स्टीवेंसन। क्या नाम था? स्टीवेंसन। उसने एक थिएटर की स्थापना की। थिएटर मतलब जहाँ पे फिल्म दिखाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? थिएटर कहा जाता है। उस जमाने में इसे बाइस्कोप के नाम से पुकारा जाता था। फिल्म को पहले क्या कहा जाता था? बाइस्कोप कहते थे। जैसे कल आप लोग पढ़े थे ना, वो लालपन की बेगम, तो बिरजू की माँ क्या बोलती है कि ये जो नई नई बहुरिया आई हैं ये बाइस्कोप वाली हैं और मेरी बेटी को बिगाड़ देंगी, ऐसी बातें हो रही थी ना कल। तो बाइस्कोप, पुराने लोग अभी भी बाइस्कोप ही कहते हैं। आप अपने दादाजी से कहिए फिल्म देखना है तो लोग नहीं समझते हैं, वो लोग कहते हैं नहीं बाइस्कोप होता है। फिल्म को पहले क्या कहा जाता था? बाइस्कोप। बंबई, कलकत्ते की इन विदेशी कंपनियों ने भारत के अन्य नगरों में भी चलती फिरती तस्वीरों के तमाशे दिखाने आरंभ कर दिए थे। ये कंपनियां अपने प्रोजेक्टर और फिल्में लेकर विभिन्न नगरों में जाती और विज्ञापनों के सहारे साइंस के इस नए करिश्मे का प्रदर्शन किया करते थे। अब लोग क्या किए, बंबई में तो दिखाए हैं ये लोग, अब शहर गांव जाकर ये लोग दिखाते थे प्रोजेक्टर पर। गांव के लोग बड़ा चाव से देखते थे, अरे बाप रे बाप गजब चल रहा है। एक टाइम था, आप लोगों को पता नहीं याद है कि नहीं, हमारे टाइम में एक खेल आता था भालू का खेल। आप लोगों के टाइम में शायद नहीं हुआ होगा क्योंकि भालू के खेल पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। हम लोग के टाइम में भालू का खेल आता था, गजब भीड़ होता था। मतलब भालू वाला हर 10 दिन पे कोई ना कोई आ जाता था गांव में, खास करके गर्मी के दिन में, और पूरा गांव उमड़ जाता था देखने के लिए। एकदम पूरा लोग उसको अनाज, अरे पहले पैसा उतना लोग के पास नहीं था, लोग अनाज देते थे, जिनके पास पैसा होता था वो पैसा देता था। अब भालू का डांस लोग देखते थे। आजकल नहीं चलता है कि सरकार इस पर रोक लगा दी है, तो आजकल सर्कस चल रहा है। तो उसी तरह गांव जा करके ये लोग प्रोजेक्टर पर क्या करने लगे, लोगों को फिल्म दिखाने लगे। लोग बड़े ही चाव से देखते भी थे। भारत में इस नए काम को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति एक सावे दादा थे। सबसे पहले भारत में फिल्म का काम करना किसने शुरू किया था? याद रखिएगा, सावे दादा। दुर्भाग्यवश उसका असली नाम मैं भूल गया। ये कह रहे हैं कि शायद उनका नाम सावे दादा ही था, लेकिन उनका ओरिजिनल नाम क्या था मुझे भी याद नहीं है, लेखक कहते हैं। मैं सन 1941 में जब स्वर्गीय मास्टर विनायक की एक फिल्म संगम लिखने के लिए कोल्हापुर गया था। फिल्म का नाम है संगम, और ये कहाँ पर लिखने गए थे? कोल्हापुर। तब शालिनी स्टूडियो में उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला था। तो सावे दादा से इनकी मुलाकात कहाँ पर हुई थी? कोल्हापुर के शालिनी स्टूडियो में। कोल्हापुर के मझोले कद के गोरे चिट्टे। अब ये लेखक बता रहे हैं सावे दादा के बारे में। किसके बारे में? कि मझोले कद के है। मझोला कद मतलब हुआ ना बड़ा ना छोटा, ठीक है ना। गोरे हैं, दुबली पतली काया वाले, मतलब ज़्यादा मोटे नहीं है, पतले हैं। सावे दादा को देखकर कोई यह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह अपने ज़माने के बहुत बड़े कैमरामैन और भारतीय फिल्म व्यवसाय के आदि पुरुष रहे होंगे। मतलब उनको देखने के बाद ऐसा नहीं लगता था कि इतने बड़े आदमी हैं, इतने अच्छे कैमरामैन, इतने अच्छे फिल्म बनाने वाले व्यक्ति। एकदम साधारण व्यक्ति थे और साधारण रूप से रहते भी थे। कोई हाई फाई कपड़ा नहीं, कोई हाई फाई दिखावा नहीं, बस नॉर्मल लाइफ जीते थे। मुझे तो अब याद नहीं कि सावे दादा कोल्हापुर के ही निवासी थे या बम्बई के। पुणे के पर बम्बैया मार्का हिंदी वे मज़े में बोल लेते थे। उन्होंने ल्यूमियर ब्रदर्स के प्रोजेक्टर, फोटो डेवलप करने की मशीन,
या मशीनें खरीदकर भारत में इस धंधे का एक तरह से राष्ट्रीयकरण कर लिया था। जहां तक मेरी जानकारी है, सावे दादा इंग्लैंड जाकर एक कैमरा भी लाए थे। लेखक बताते हैं कि जहां तक मुझे जानकारी है, सावे दादा कहाँ गए थे जी? इंग्लैंड। अंग्रेज जिसको कहते हैं ना हम लोग, इंग्लैंड वाले हैं। तो इंग्लैंड जा कर के वे कैमरा लेकर आए थे और शायद इंग्लैंड और फ्रांस के सिनेमाटोग्राफी कला विशेषज्ञों से भेंट करके उन्होंने भारत में इस उद्योग को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की थी। मतलब इन्होंने कैमरा खरीदा और कैमरा खरीदने के बाद वहाँ के जो कैमरा चलाने वाले लोग थे, जो विशेषज्ञ थे, जानकार थे फिल्म बनाने वाले, उन लोगों से उन्हें सीखा कि कैसे कैमरा को चलाया जाएगा, कैसे शूट किया जाएगा ताकि अच्छा वीडियो आ सके। इन सब के बारे में जानकारी करके सावे दादा भारत में कैमरा लेकर आए थे। शालिनी सिनेटोन के एक कमरे में लकड़ी जड़ी कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठे हुए चश्माधारी सावे दादा ने अपनी हल्की फुल्की नक्सुरी आवाज में मुझे उन प्रारंभिक अंग्रेज सिनेमेटोग्राफरों के नाम भी बातों के प्रसंग में ही बतलाए थे। सावे दादा ने छोटी मोटी बहुत फिल्में बनाई। भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र सर आरपी परांजपे, जो सन 1936-37 के लगभग लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी हुए थे, उनके स्वागत उत्सव पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। यानी कि एक व्यक्ति थे जो बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, गणित के बारे में बहुत ज़्यादा जानते थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े हुए थे। उनका नाम था सर आरपी परांजपे, सर आरपी परांजपे। उनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म समझते हैं आप लोग? देखिए, एक होता है फिल्म और एक होता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म। फिल्म होता है जो 2-2.5 घंटे का होता है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म होता है आधा घंटा से 1 घंटा का, मतलब उसको छोटा फिल्म कहते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के जीवन पर फिल्म बनाना। जैसे फिल्म अभी बनता है, महेंद्र सिंह धोनी पर भी फिल्म बना था, MS धोनी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत हीरो थे, जिनका मर्डर जो भी कहिए, उनकी जो भी हुई आजकल टीवी पे चल रहा है। वीरेंद्र सहवाग, अजहरुद्दीन, कई लोगों पर फिल्म बन चुका है। तो इसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसी तरह लोकमान्य तिलक, गोखले आदि के मान्य नेताओं पर भी फिल्में बनाई गई थी और उन्होंने लोकमान्य तिलक का अर्थ हुआ बाल गंगाधर तिलक पर भी फिल्म बनाया। गोखले, रामकृष्ण गोखले पर भी फिल्म बना था। ऐसे कई नेताओं पर इन्होंने क्या बनाया था? फिल्म बनाया था। मुझे यह भी याद पड़ता है कि भारतीय फिल्म उद्योग के जनक माने जाने वाले दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फीचर फिल्म हरिश्चंद्र से पहले भी एक फीचर फिल्म बनी थी, उसका नाम शायद भक्त पुंडलिक था। अब इस लाइन को आप याद रखिएगा, भारतीय फिल्म उद्योग के जनक कौन है? तो आप कहेंगे दादा साहब फाल्के। मतलब माना जाता है कि भारत में अगर फिल्म को किसी ने स्थापित किया तो उनका नाम क्या था? अब आपके मन में सवाल उठेगा, तो सावे दादा कौन थे? शुरुआत तो उन्होंने किया था, शुरुआत सावे दादा ने किया था, लेकिन उतना वो फेमस नहीं हुए। कौन फेमस हो गए थे? दादा साहब फाल्के। आज भी फिल्म में जो व्यक्ति सबसे अच्छा एक्टिंग करता है उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। कौन पुरस्कार दिया जाता है? माना जाता है कि उनके जैसा फिल्म कोई बनाने वाला नहीं था। और उन्होंने एक फिल्म बनाया था हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र का नाम सुने हैं? जिन्होंने, आप लोग देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करके, राजा हरिश्चंद्र, उनका एक फिल्म है। उसमें वो अपने आप को बेच देते हैं, पत्नी को बेच देते हैं, बेटे को बेच देते हैं दान देने के लिए। कहा जाता था कि उनके दरवाजे पे कोई भी आ जाए वो उसे खाली हाथ नहीं लौटाते थे। और इसी के चक्कर में उन्होंने अपना सारा राजपाट और अपने आप को ही बेच के दान में दे दिया था। इतने बड़े दानी व्यक्ति थे वो। उन्हीं के नाम पर यह फिल्म बना था राजा हरिश्चंद्र, जिसको बनाए थे दादा साहब फाल्के। लेकिन कहा जाता है कि इससे भी पहले एक फिल्म आई थी भक्त पुंडलिक। क्या नाम था उसका? भक्त पुंडलिक। दुर्भाग्यवश मैं उसके निर्माता का नाम भूल चुका हूँ। निर्माता मतलब जो फिल्म बनाता है ना, उसको क्या कहते हैं? निर्माता कहते हैं। इसका नाम था दादा साहब तोड़ने संपादक। हो सकता है वह फिल्म दादा साहब फाल्के ने ही बनाई हो। जो भी हो,
इतिहास ने दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्म उद्योग का जनक माना। तो भारतीय फिल्म उद्योग का जनक किसको माना जाता है? दादा साहब फाल्के। दादा साहब सावे दादा को नहीं। इसका कारण शायद यह भी हो सकता है कि दादा साहब फाल्के ने केवल एक ही नहीं वरन कई फीचर फिल्म के बाद एक बनाई और इस प्रकार उन्होंने ही इस उद्योग की नींव जमाई। सावे दादा ने छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में तो बहुत बनाई और समय को देखते हुए पैसा भी अच्छा ही कमाया, और यहीं यदि पहली फीचर फिल्म भक्त पुंडलिक उन्हीं की बनाई सिद्ध हुई तो भी उनकी अपेक्षा दादा साहब फाल्के को ही भारतीय फिल्मों का जनक माना मेरी समझ में उचित है। कहते हैं भले ही सावे दादा भक्त पुंडलिक बनाए हो, लेकिन मेरी नज़र में अगर कोई हमसे पूछेगा कि फिल्म जगत का जनक किसको माना जाए तो मैं कहूँगा दादा साहब फाल्के को। जनक क्या होता है? जो जन्म देता है। जनक का अर्थ होता है माता पिता। जो हमें जन्म देते हैं उन्हें जनक कहा जाता है। भारत सरकार ने भी फिल्म के सर्वोच्च पुरस्कार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार कह के इतिहास की वंदना की है। यानी भारत सरकार जो है, जो भी व्यक्ति, अभी बताया ना मैंने, जो भी व्यक्ति हीरो हीरोइन जो भी फिल्म में अच्छा काम करता है उसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। माना जाता है कि सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म जगत में। सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आगे है सन 1940 में। कब की बात है ये? 1940 में मेरे मित्र श्री किशोर साहू की पहली फिल्म बहुरानी का उद्घाटन दादा साहब फाल्के के कर कमलों द्वारा ही संपन्न हुआ था। यानी 1940 में एक फिल्म आई थी बहुरानी। कौन फिल्म आई थी? बहुरानी। और उसको बनाने वाले थे किशोर साहू। किसने बनाया था? किशोर साहू। और उसका जब फीता काटना समझते हैं ना, उद्घाटन करने गए थे दादा साहब फाल्के। कौन गए थे? दादा साहब फाल्के। बहुरानी के अर्थपति मेरे दूसरे मित्र स्वर्गीय द्वारकादास डागा थे। बड़े पढ़े लिखे सुरुचिपूर्ण साहित्यिक व्यक्ति थे। उन्हीं के कारण बहुरानी के निर्माण काल में फिल्मी दुनिया से मेरा संबंध जुड़ा। दादा साहब फाल्के से मुझे 2-3 बार भेंट करने के सुअवसर प्राप्त हुए थे। बड़े दबंग, जोश में आकर बड़े झपाटे से बोलने लगते थे। वे स्वयं को बात बात में महत्व देने से तो न चूकते थे, परंतु उनमें अच्छाई यह थी कि वे नई पीढ़ी के महत्व के एकदम नकारते न थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे सामने उन्होंने श्री शांताराम और श्री देवकी बोस की प्रशंसा की थी। मुख्य चित्रपटों के सुख्यात डायरेक्टर आनंद प्रसाद कपूर, जाल मार्केट आदि आदि बड़े नामी स्टारों को रजत पट पर लाने वाले बनारस के स्वर्गीय भगवती प्रसाद मिश्र की प्रशंसा भी मैंने उनके मुख से सुनी थी। दादा साहब फाल्के अपनी फिल्मों के निर्माता, निर्देशक, लेखक, कैमरामैन, प्रोसेसिंग डेवलपिंग करने वाले, प्रचारक, वितरक, सब कुछ एक साथ थे। मुझे फिल्म व्यवसाय में रहते हुए उनकी सन 1913 में बनाई हुई राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ था। यानी इन्होंने जो फिल्म बनाया था राजा हरिश्चंद्र, कब बना था? 1913 ईस्वी में बना था। उनमें स्त्रियों का पार्ट भी पुरुषों ने ही किया था। स्त्रियों का पार्ट समझ रहे हैं? मतलब जो लड़कियों का रोल था, महिलाओं का रोल था, उसका रोल भी पुरुषों ने ही किया था। जैसे नाच में नहीं होता है कि लड़का लोग ही लड़की बन जाता है। क्योंकि देखिए पहले के टाइम में ना फिल्म में काम करना लोग शर्माते थे, इसको लोग गंदा नज़र से देखते थे। अभी क्या है, किसी को जो हीरोइन बनना है तो एक आदमी का नाम रखोगे, 1000 लोग पढ़ बैठ जाएंगे, हम बनेंगे हम बनेंगे। लेकिन पहले क्या था, निहोरा करना पड़ता था, तब भी कोई नहीं जाता था। वो तो छोड़ दीजिए, जो कोठे वाली होती थी, जो ऑर्केस्ट्रा में नाचती, वो भी नहीं जाती थी कि ना ना ये सब काम हम लोग, उसको भी वो लोग उससे भी गंदा काम मानती थी। आज देख लो वीआईपी घर के लोग तरसते हैं कि जाके हम लोग क्या बन जाए, हीरोइन बन जाए। फिर भी बनते नहीं है। हीरोइन के पीछे जो नहीं नाचती हैं सर, वो सब सीन मिलता है केवल। श्री फिरोज रंगून वाला ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दादा साहब फाल्के ने तो पहले बेस्या वर्ग की कुछ स्त्रियों को अपनी फिल्म में काम करने के लिए राजी कर लिया था। बेस्या वर्ग समझते हैं? अरे वहीं ऑर्केस्ट्रा में जो नहीं होती है, कोठा वोठा पे रहती, उनको बेस्या कहा जाता है। तो उनको ये बात किए थे कि तुम लोग फिल्म में काम करो, पैसा मैं दूंगा।
ये सब राजी हो गई थी, लेकिन बाद में कैमरा के सामने आने पर वे शर्मा गई। कुछ एक को तो उनके संरक्षक दलाल भी भगा कर ले गए और इस प्रकार राजा हरिश्चंद्र की रानी मास्टर सांडुके को ही बनना पड़ा। और अंत में सारी औरतें भाग गई तो एक व्यक्ति थे मास्टर सांडुके, उनको ही राजा हरिश्चंद्र की रानी बना दिया गया। अब मजबूरी था, कोई नहीं बनेगा तो कोई क्या करेगा। खैर, राजा हरिश्चंद्र के 3 ही महीने बाद उन्होंने मोहिनी भस्मासुर नामक दूसरा चित्र बनाया। दूसरा फिल्म कौन सा बनाया था? मोहिनी भस्मासुर। उनका तीसरा चित्र था लंका दहन, हनुमान जी वाला। रामायण देखे आप लोग? हनुमान जी जाकर पूरा लंका जला देते हैं, उसको लंका दहन कहते हैं। भारत की पहली बॉक्स ऑफिस हिट कही जा सकती है, अपने जमाने में खूब चली थी। मनोज राय का सबसे सुपर हिट फिल्म कौन रहे? लंका दहन। 3 गो फिल्म बनल, पहले राजा हरिश्चंद्र 2 नंबर, मोहिनी भस्मासुर 3 नंबर, लेकिन चलल सबसे ज्यादा कौन? लंका दहन। बंबई की तरह ही कलकत्ते में एक पारसी व्यवसायी JF मादन, जिन्होंने मादन थिएटर नामक सुप्रसिद्ध संस्था की स्थापना भी की थी, सन 1917 में एल्फिंस्टन बाइस्कोप कंपनी नामक फिल्म संस्था चलाई और दादा साहब फाल्के की तरह ही वे भी फीचर फिल्में बनाने लगे। इस तरह सन 1913 से सन 1920 तक फिल्मों में क्रमशः पौराणिक कथानक ही अधिकतर हमारे सामने पेश हुए। तीसरे दशक की सबसे महान फिल्मी हस्ती बाबूराव पेंटर थे। तीसरे दशक के सबसे फेमस व्यक्ति कौन थे? बाबूराव पेंटर। सांवला रंग, इनका रंग कैसा था? सांवला था, दुबला पतला शरीर था, आंखों पर चश्मा था और लंबी दाढ़ी थी। श्री बाबूराव पेंटर का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य और शालीन था। आज के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक श्री वही शांताराम, स्वर्गीय बाबूराव पेड़ाड़कर, भालजी पेड़ाड़कर तथा स्वर्गीय मास्टर विनायक आदि अनेक जानी मानी फिल्मी हस्तियों के वे गुरु थे। आजकल के टाइम में जो सबसे फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उन सबके ये क्या थे? गुरु थे। मतलब इनके ही अंदर सब काम किए थे। उन्होंने काफ़ी कम फिल्में बनाई। उनकी एक मराठी फिल्म सावकर पास, जिसका हिंदी होता है साहूकार का फंदा, मैंने भी देखी थी। वह अपने ज़माने की बड़ी प्रसिद्ध फीचर फिल्म थी। इसी दशक के लगभग अंतिम काल में कई नामी फिल्म स्टार हुए। जिल्लो जुबैदा, मास्टर विट्ठल ई बिलीमोरिया, डी बिलीमोरिया, गौहर सुलोचना, माधुरी, जाल मर्चेंट, अमरलीन, पृथ्वीराज कपूर आदि स्टारों का जमाना यही था। सब पुराने हीरो सब मर गए हैं, ठीक है ना। ये बात हो रहा है 1960-70 का। एवं एक को नाम चुनेंगे, मैं ना जानता को बोलोगे, सब पुराना जुग का लोग। और इसी दशक के अंत में सन 1930 के आसपास बम्बई की इंपीरियल फिल्म कंपनी ने भारत की 100% नाचती गाती बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण किया। तो याद रखिएगा, सबसे पहली बोलती फिल्म कौन आई थी? आलम आरा। उसके पहले जितना फिल्म आया था उसमें आवाज नहीं होता था, केवल लोग देखते थे, उसमें साउंड नहीं होता था। सबसे पहली बोलती फिल्म कौन आई थी? आलम आरा। मादन की बोलती फिल्म श्री फरहाद भी इसी समय के आसपास आई। फिल्मी दुनिया में नया युग आ गया और आप लोग आजकल के ज़माने का फिल्म देख ही रहे हैं। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को हम लिखवा देते हैं और लाइन बाइन आप लोग इसे लिख ले। कल एक नए चैप्टर के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही। देखिए, इसमें केवल आंसर दिए गए हैं। 16 प्रश्न है इस चैप्टर में। आप लोग लाइन बाई लाइन सबको लिख लीजिए और किताब से इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा।